नमस्कार दोस्तों। आज हम एनआईएस की जो बुक है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। आप सभी को पता है डीएसएसबी के जो प्राइमरी टीचर के एग्जाम हुए हैं वो सभी एनआईएस बुक से ही आए हैं। ये जो हमारा टेस्ट है ये ब्लॉक 506 है और ये टेस्ट नंबर 2 है। ऐसे ही और बहुत सारे टेस्ट हैं जिन्हें आप एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीन पियाजे कौन से देश के थे? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है स्विस, डी ऑप्शन है रूस। तो इसका राइट आंसर है सी। जीन पियाजे स्विस के थे, स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के, स्विस के। और इनका जन्म हुआ था 1896 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1980 में। जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कौन है? जीन पियाजे। और जीन पियाजे जो है संज्ञानवादी थे। जीन पियाजे कौन थे? संज्ञानवादी थे। कुछ और संज्ञानवादी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो यही होगा पियाजे, पियाजे गिलफोर्ड, गैगने, टोलमैन, कोफका, कोहलर, वर्दिमर, चोम्स्की, चोम्स्की और वाइगोत्स्की। दोबारा से सुन लो भाई। जीन पियाजे कौन से देश के थे? स्विस के रहने वाले थे। जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। जीन पियाजे का जन्म हुआ था 1896 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1980 में। जीन पियाजे थे एक संज्ञानवादी थे। कुछ और संज्ञानवादी देखिए, पियाजे, गिलफोर्ड, गैगने, टोलमैन, कोफका, कोहलर, वर्दिमर, चोम्स्की और वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ए ऑप्शन कार्ल जंग, बी ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, सी ऑप्शन है एल्फ्रेड एडलर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इनका जन्म हुआ था 1856 में, इनकी मृत्यु हुई थी, जन्म हुआ था इनका और मृत्यु हुई थी 1939 में। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया था। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सिगमंड फ्राइड थे। इनका जन्म हुआ था 1856 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1939 में। इन्होंने ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता है? सृजनात्मक के बारे में आप सभी को पता है क्या होता है, सृजनात्मक बच्चे क्या होता है। तो देखिए, ए ऑप्शन है जिज्ञासु। बच्चे जिज्ञासु होते हैं। वो बच्चे लचीलापन होता है उनमें, उनमें मौलिकता होती है। ये सभी। तो इसका राइट आंसर, ये सारी विशेषता है सृजनात्मक बच्चों की है। इसका राइट आंसर है डी, सभी। सृजनात्मक बच्चों में ये विशेषता होती है, ये बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनमें लचीलापन होता है, उनमें मौलिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार मूल्य या वैल्यू शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए ऑप्शन है फ्रेडरिक सेंगर ने, बी ऑप्शन है फ्रेडरिक नीत्शे ने, सी ऑप्शन है फ्रेडरिक नेयाज ने, डी ऑप्शन है फ्रेडरिक ओरनोस ने। तो इसका राइट आंसर है
बी, फ्रेडरिक नीत्शे ने मूल्य शब्द का प्रयोग किया था, वैल्यू शब्द का प्रयोग किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे फ्रेडरिक नीत्शे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। फ्रेडरिक नीत्शे जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सृजनात्मकता का विपरीत होगा? सृजनात्मक का अपोजिट होगा। ए ऑप्शन है पहचान करना, बी ऑप्शन है दोहराना, सी ऑप्शन है पुनर्स्मरण, डी ऑप्शन है नकल करना। तो इसका राइट आंसर है नकल करना, सृजनात्मकता का विपरीत होगा। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा पढ़ते समय वर्णों का लोप कर देता है या उलट देता है, यह कौन सी अधिगम अशक्तता है? मतलब कौन सी वो है? तो ये देखिए भाई, ए ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, बी ऑप्शन है डिस्कैल्कुलिया, सी ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डी ऑप्शन है एडीएचडी। तो पढ़ते समय जो बच्चा जो है ना, अगर कोई गलती करता है तो कौन सी समस्या है वो है डिसलेक्सिया। सी आंसर है इसका डिसलेक्सिया। पढ़ने में समस्या है तो डिसलेक्सिया। डिस्कैल्कुलिया कब होती है? बच्चे को गणित में समस्या होती है। डिस्ग्राफिया होती है लिखने में समस्या होती है। एडीएचडी कब होती है? जब बच्चे को ध्यान देने में समस्या होती है। बच्चे को ध्यान देने में समस्या होती है। एडीएचडी की फुल फॉर्म देखिए, ये पेपर में आ जाती है। अटेंशन हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन सिद्धांत या रेनफोर्समेंट थ्योरी किसने दी थी? ए ऑप्शन है कर्ट लेविन ने, बी ऑप्शन क्लार्क एल हल ने, सी ऑप्शन है थ्रोनडाइक ने, डी ऑप्शन है गैगने ने। तो इसका राइट आंसर है क्लार्क एल हल ने रेनफोर्समेंट थ्योरी दी थी। और कर्ट लेविन ने क्या दिया था? कर्ट लेविन ने दिया था फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी या क्षेत्र का सिद्धांत। क्षेत्र का सिद्धांत। थ्रोनडाइक ने क्या दिया था? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। एंड एरर थ्योरी। गैगने ने क्या दिया था? पदानुक्रमिक अधिगम सिद्धांत या हायरार्ची थ्योरी ऑफ लर्निंग। हायरार्ची थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये इसने दिया था। आगे देखिए भाई, निम्न में से कौन सी स्थूल संक्रिया काल या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है संरक्षण करने की योग्यता, बी ऑप्शन है विचारों में विरोधाभास का विकास, सी ऑप्शन है स्थूल वस्तुओं और अनुभवों को समझना, डी ऑप्शन है आदर्शवादी। तो इसका राइट आंसर है आदर्शवादी।
ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता नहीं है। आदर्शवादी बच्चा कब होता है? ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आदर्शवादी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी श्रेणी में किसने विभक्त किया था? ए ऑप्शन है युंग, बी ऑप्शन है फ्रीडमैन, सी ऑप्शन है फ्रायड, डी ऑप्शन है कैटल। तो इसका राइट आंसर है सी, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी श्रेणी में विभक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ये चार ऑप्शन है आपके सामने, चार में से तीन सत्य हैं और एक गलत है। हमें गलत को देखना है, कौन सा गलत है। ब्रूनर को खोज विधि का जन्मदाता माना जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। हर्टोग समिति 1929 में आई, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैथमेटिकल डिस्कवरी पुस्तक किसने लिखी थी? जॉर्ज पोलियन लिखी थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रक्षेपित सहायक सामग्री को हम सुन सकते हैं, ये गलत है। इसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। प्रक्षेपित सहायक सामग्री को हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूं भाई, देखो चलचित्र, एपीडियास्कोप, डियास्कोप, मैजिक लैंटर्न, मैजिक लैंटर्न, माइक्रो प्रोजेक्टर, माइक्रो प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओएचपी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर। दोबारा से देखिए, ये प्रक्षेपित सहायक सामग्री के जो एग्जाम्पल हैं, चलचित्र है, एपीडियास्कोप है, मैजिक लैंटर्न है, माइक्रो प्रोजेक्टर, ओएचपी ओवरहेड प्रोजेक्टर है, एलसीडी प्रोजेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और भावात्मक परिवर्तन तेजी से होते हैं? ए ऑप्शन है किशोरावस्था में, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था में, सी ऑप्शन है वयस्क अवस्था में, डी ऑप्शन है शैशवावस्था में। तो इसका राइट आंसर है किशोरावस्था, ए इसका राइट आंसर है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और भावात्मक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है ईमानदार, बी ऑप्शन है विनम्रता, सी ऑप्शन है लोकप्रिय नहीं, डी ऑप्शन है लोकप्रिय। तो इसका राइट आंसर है लोकप्रिय, डी इसका राइट आंसर है लोकप्रिय। ये है बहिर्मुखी की विशेषता। ये बहिर्मुखी व्यक्ति की विशेषता है और ये ईमानदार, विनम्र और लोकप्रिय नहीं, ये अंतर्मुखी की विशेषता है। अंतर्मुखी की कुछ और विशेषता देखिए, इसकी और जो विशेषता है वो देखिए भाई, तीन तो यही होगी, ईमानदार, विनम्रता, लोकप्रिय नहीं। और है ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं, मतलब अंतर्मुखी जो व्यक्ति हैं वो किसी चीज पर ध्यान देते हैं। लचीलापन रहित होते हैं, लचीलापन रहित होते हैं।
पुस्तकों व पत्रिकाओं में रुचि लेते हैं, पुस्तकों व पत्रिकाओं में रुचि लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, आसानी से शर्मसार हो जाते हैं, आसानी से शर्मसार हो जाते हैं। आगे देखिए, अपने तक सीमित रहते हैं, अकेले काम करना पसंद करते हैं, करना पसंद करते हैं, ये अकेले काम करना पसंद करते हैं। और देखिए, चिंतित रहते हैं, चिंतित रहते हैं, रहते हैं। आगे देखिए, बोलने से लिखने में बेहतर होते हैं, मतलब ये बोल नहीं सकते, लिख सकते हैं, बोलने से लिखने में बेहतर होते हैं। दोबारा से देखिए, अंतर्मुखी की और क्या क्या विशेषता है। देखिए भाई, ये अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषता है, ये ध्यान देते हैं, लचीलापन रहित होते हैं, पुस्तकों व पत्रिकाओं में रुचि लेते हैं, आसानी से शर्मसार हो जाते हैं, अपने तक सीमित रहते हैं, अकेले काम करना पसंद करते हैं, चिंतित रहते हैं, बोलने से लिखने में बेहतर होते हैं, ये ईमानदार होते हैं, विनम्र होते हैं, लोकप्रिय नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से बहिर्मुखी व्यक्ति की विशेषता नहीं है। बहिर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषता कौन से नहीं है। इनमें से चार ऑप्शन है, चार में से तीन बहिर्मुखी की विशेषता है और एक बहिर्मुखी की विशेषता नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सी है। ए ऑप्शन है चिंता मुक्त, बी ऑप्शन है मैत्रीपूर्ण, सी ऑप्शन है बेईमान, डी ऑप्शन है ईमानदार। तो इसका राइट आंसर है ईमानदार। ये जो है बहिर्मुखी की विशेषता नहीं है, ये है अंतर्मुखी की विशेषता है, ये अंतर्मुखी की विशेषता है। और ये जो तीनों है, ये चिंता मुक्त, मैत्रीपूर्ण और बेईमान, ये बहिर्मुखी की विशेषता है। बहिर्मुखी की और जो विशेषता है वो देखिए, ये लोकप्रिय होते हैं, उत्तेजनात्मक होते हैं, उत्तेजनात्मक होते हैं, वाक कुशलता, वाक कुशलता होते हैं, ये दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं, दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं, जल्दी शर्मसार नहीं होते, जल्दी शर्मसार नहीं होते। खेलकूद में रुचि लेते हैं, खेलकूद में रुचि लेते हैं, ये लचीलापन होते हैं, इनमें लचीलापन होता है, अपनी बीमारियों पर ध्यान नहीं देते, बीमारियों पर ध्यान नहीं देते। दोबारा से देखिए, बहिर्मुखी जो व्यक्ति हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। चिंता मुक्त होते हैं, मैत्रीपूर्ण होते हैं, बेईमान होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, उत्तेजनात्मक होते हैं, वाक्कुशलता होते हैं, दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं, जल्दी शर्मसार नहीं होते, खेलकूद में रुचि लेते हैं, लचीलेपन होते हैं, बीमारियों पर ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्कूल में प्रार्थना सभा की अवधि कितनी होनी चाहिए? जो स्कूल में जो प्रेयर का जो टाइमिंग है उसकी उसकी जो टाइमिंग कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है 10 से 15 मिनट, बी ऑप्शन है 15 से 20 मिनट, सी ऑप्शन है 20 से 25 मिनट, डी ऑप्शन है 25 से 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर है बी, 15 से 20 मिनट है वो प्रार्थना सभा की अवधि होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो इसका राइट आंसर है व्यक्तित्व मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। इसका राइट आंसर है बी। कौन कौन सी होती हैं देखिए, स्टैंडर्डाइज्ड, ये पहला है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मेथड्स। दूसरा देखिए, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सब्जेक्टिव मेथड्स। तीसरा देखिए, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। व्यक्तित्व मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं? इसकी 3 विधियां हैं। देखिए भाई, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सब्जेक्टिव मेथड, तीसरा है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मानकीकृत टेस्ट वस्तुपरक विधियां, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षा, बी ऑप्शन है बुद्धि परीक्षा, सी ऑप्शन है रुचि परीक्षा, डी ऑप्शन है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर है डी। ये जो विशेषता है ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सब्जेक्टिव ये आत्मकथा जो है ये इसकी विशेषता है। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सब्जेक्टिव मेथड ये इसकी विशेषता है। और ये उपलब्धि परीक्षा, बुद्धि परीक्षा और रुचि परीक्षा ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सब्जेक्टिव मेथड की विशेषता है। इसकी और जो विशेषता है वो देखिए, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की और विशेषता देखिए भाई, यहाँ पे लिख रहा हूं, अभिक्षमता परीक्षा, व्यक्तिगत सूची, व्यक्तिगत सूची, उपलब्धि परीक्षा ये तो मैंने लिख ही दिया, बुद्धि परीक्षा है और रुचि परीक्षा है, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैर मानकीकृत टेस्ट वस्तुपरक विधि या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सब्जेक्टिव मेथड की विशेषता नहीं है? तो देखिए भाई, ए ऑप्शन है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, बी ऑप्शन है साक्षात्कार, सी ऑप्शन है अवलोकन, डी ऑप्शन है मोजाइक टेस्ट। तो इसका राइट आंसर है मोजाइक टेस्ट। ये है, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक की विशेषता है। ये प्रोजेक्टिव टेक्निक की विशेषता है मोजाइक टेस्ट।
और एनेक्डोटल रिकॉर्ड साक्षात्कार अवलोकन, ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एट सब्जेक्टिव मेथड की विशेषता है। इसकी जो और विशेषता है वो देखिए भाई, चलो वैसे ही बोल रहा हूँ भाई मैं क्योंकि ये बहुत सारी हैं यहाँ पे, चलो लिख ही लो इनको। आत्मकथा, केस स्टडी, संचयी, रिकॉर्ड कार्ड, अभिभावकों के विचार, अभिभावकों के विचार, प्रश्नावली, व्यक्तिगत डाटा बैंक, व्यक्तिगत डाटा बैंक, रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल, अनुसूची, प्राप्तांक रिकॉर्ड, प्राप्तांक कार्ड, समाजमिति, समाजमिति ऐसे लिखा जाएगा, समाजमिति। दोबारा से देखिए भाई, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की जो विशेषता है कौन कौन सी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, साक्षात्कार अवलोकन, आत्मकथा, केस स्टडी, संचय रिकॉर्ड कार्ड, अभिभावकों के विचार, प्रश्नावली, व्यक्तिगत डाटा बैंक, रेटिंग स्केल, अनुसूची, प्राप्तांक कार्ड और समाजमिति, ये सारी इसकी विशेषता है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड सब्जेक्टिव मेथड की। चलिए क्वेश्चन देखिए भाई, ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, दोबारा से देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मूल्यांकन में परसेप्टिव टेक्निक, प्रोजेक्टिव टेक्निक की विशेषता है? ए ऑप्शन है बीजी टेस्ट, बी ऑप्शन है ब्लैक की पिक्चर टेस्ट, सी ऑप्शन है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट जिसको सीएटी बोलते हैं, डी ऑप्शन है ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑल। ये जो सारी विशेषताएं हैं, बीजी टेस्ट, ब्लैक की पिक्चर टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक की विशेषताएं हैं। और जो विशेषता है वो देखिए, क्ले मॉडलिंग, बोल रहा हूँ भाई ऐसे ही देख लें, क्ले मॉडलिंग, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रा ए मैन टेस्ट, ग्राफोलॉजी, मोजाइक टेस्ट, साइकोड्रामा, इंक ब्लट टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, सोशियो ड्रामा, सोंजी टेस्ट, ये जो सारी हैं ये प्रोजेक्टिव टेक्निक की विशेषता है। दोबारा से देखिए, बीजी टेस्ट है, ब्लैक की पिक्चर टेस्ट है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है, क्ले मॉडलिंग है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, ड्रा ए मैन टेस्ट है, ग्राफोलॉजी है, मोजाइक टेस्ट है, साइकोड्रामा है, सोशियो ड्रामा है, ये सारी विशेषताएं हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुकूलन के कितने घटक है? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो अनुकूलन के कितने घटक है? 20 का राइट आंसर है, अनुकूलन के 2 घटक है। कौन से देखिए, एक है आत्मसात, जिसको एसिमिलेशन बोलते हैं, एक है समायोजन, जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन। अनुकूलन के कितने घटक है? 2 हैं, एक आत्मसात, एसिमिलेशन, समायोजन, एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता नहीं है? 3 जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता नहीं है 4 में से।
कौन सी देखो भाई, संरक्षण का अभाव, ये बिल्कुल ठीक है। क्रमबद्धता की कमी, ये भी बिल्कुल ठीक है। मौखिक प्रतीकों के संदर्भ में सोचना शुरू, ये भी बिल्कुल ठीक है। डी संरक्षण, ये इस संरक्षण इसकी विशेषता नहीं है, ये है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। कंक्रीट ऑपरेशनल, ये संरक्षण कब होता है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। आगे देखिए भाई, चलो भाई हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।